नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा में लोगों के ऊपर पत्थरबाजी और छिटपुट आगजनी की बात सामने आई है। बताते चले कि आला अधिकारी मौके पर है और स्थिति जो है अब अंडर कंट्रोल है। यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे देखते हुए सारे धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील जो स्थल हैं, जो धर्म स्थान है, वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही सभी जिलों के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि अयोध्या में कल 84 कोसी यात्रा निकलनी है। यात्रा को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन को खासा सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सतर्कता बढ़ाने और बरतने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही ये भी बता दें कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपनी तैनाती वाले जिलों में संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने की बात कही है। इन इलाकों में पुलिस बल और पीएसी की व्यवस्था के निर्देश हैं। हर छोटी घटना तत्व पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी हालात में राज्य की कानून व्यवस्था न बिगड़े। ये भी बताते चले कि दिल्ली हिंसा के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर कानपुर पुलिस भी अलर्ट है। कानपुर में आज संडे को राम महोत्सव का विशाल कार्यक्रम है। खुद जॉइंट कमिश्नर ने रूट मार्च किया है। दिल्ली हिंसा के बाद सतर्कता बरतने के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि दिल्ली हिंसा के बाद कानपुर पुलिस अलर्ट है। हर जगह गश्त हो रही है। राम महोत्सव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो जिस तरह से कल दिल्ली में ये घटना हुई है, उसके बाद बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में एहतियात के तौर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अयोध्या में कल 84 कोस जो यात्रा निकलनी है, उसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही गई है। कहा गया है कि एहतियात बरती जाए और किसी तरह की कोई चूक सुरक्षा में होनी नहीं चाहिए। और इसी के साथ कल जो राम महोत्सव होना है, उसे लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली हिंसा के बाद कानपुर पुलिस अब अलर्ट पर है। हर तरफ गश्त हो रही है। गश्त के साथ साथ विशेष इंतजाम सुरक्षा को देखते हुए किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, दिल्ली में कल जिस तरह की घटना हुई है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन अलर्ट है और सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम जिलों में कि एहतियात बरती जाए, चाहे वो अयोध्या हो या फिर कानपुर। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी तरीके से जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर पूरा एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो ये घटना हुई है दिल्ली में, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है। क्योंकि जिस तरीके से दौरान जो ये की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरह का किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर लगातार। चलिए नितिन, आपकी आवाज सही हम तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद कोई टेक्निकल इशू है। मैं दोबारा आपके पास जुड़ने की कोशिश करूंगी और इन्फॉर्मेशन आपसे लूंगी मैं। लेकिन उसी बीच में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, गश्त को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह का नजारा कर दिल्ली में देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में इस तरह से ना दृश्य देखने को मिले और इस तरह से किसी तरह की हिंसा ना हो, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राम महोत्सव की अगर बात की जाए कल कानपुर में, तो उसे देखते हुए हर जगह गश्त हो रही है। तमाम इंतजाम किए गए हैं विशेष रूप से, ताकि किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन खुद अलर्ट है। तो एक बार फिर नितिन है हमारे साथ। नितिन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से जो दिल्ली में हुआ है बवाल, उसको लेकर जिस तरीके से बिल्कुल एक तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो गाजियाबाद कप्तान है, उन्होंने भी पूरी तरीके से मुनिराज कानून व्यवस्था पर लगाम कसने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अगर मैं बात करें, जैसे दिल्ली एनसीआर का इलाका है, जितने भी गाजियाबाद और नोएडा के जितने भी बॉर्डर्स हैं, उन पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। और लगातार जो एडीजी हैं, वो लगातार वहाँ पे निरीक्षण ले रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी हैं, वो निरीक्षण ले रहे हैं, या एसपी आ रहे हो या
या जो गाजियाबाद के जितने भी एसीपी हैं लगातार वहां पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई भी मतलब सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से पूर्ण किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो दिल्ली में बवाल हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके की परेशानी को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी नितिन, मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर मैं अयोध्या का इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहूं, क्योंकि कल 84 को उसकी यात्रा निकलनी है, उसे देखते हुए किस तरह के सुरक्षा इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना वहां पर ना हो, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों का अगर मैं जिक्र करूं जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए अब डर हर किसी के मन में है। अब बिल्कुल जिस तरीके से हम राजधानी की बात करें, क्योंकि दिल्ली राजधानी के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी में जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ा अहम चीज ये है कि जो जितने भी दिल्ली से सटे बॉर्डर्स हैं या जितने भी अन्य जिले हैं वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लगाया गया है कि किसी भी तरीके का कोई किसी भी प्रकार का माहौल बिगड़ने ना पाए। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो ये एक जिस तरीके से जो माहौल दिल्ली में क्रिएट हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से वहां पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी, तो कहीं ना कहीं एक प्राण भरा एक माहौल लगता है, क्योंकि जिस तरीके से रोड पर जो पत्थरों का आलम कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ये जो तस्वीरें विचलित कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि पहले भी घटना ऐसी घटी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो बवाल है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो आसपास के जिले हैं उन पर कहीं ना कहीं जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मंडराता नजर आ रहा है। पर गाजियाबाद के प्रशासन की तरफ से या अन्य जो जिलों के प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अलर्ट है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चकाचौंध करने में लगे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कल दिल्ली में माहौल बिगड़ा है हनुमान जयंती के मौके पर, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। राम महोत्सव को लेकर विशेष इंतजामात किए गए हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कल अयोध्या में 84 को उसकी यात्रा निकलनी है, उस यात्रा को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बढ़ते आगे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़ा उनका एक ट्वीट सामने आया है। बताते चले कि मायावती ने शनिवार को पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से निकाल दिया है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि मायावती ने नकुल दुबे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से निकाला है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीएसपी की करारी हार हुई है। पार्टी को सिर्फ 12.88% वोट मिल पाए और उनके खाते में सिर्फ एक विधानसभा सीट आई है। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। पार्टी के वोट बैंक में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी का रुख कर लेते हैं। नितिन, ये जो ट्वीट आया है मायावती का, श्री नकुल दुबे बीएसपी पूर्व मंत्री को पार्टी में अनुशासनहीनता की वजह से हम निष्कासित करते हैं, निकालते हैं, इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पार्टी बसपा में जो चल रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं नकुल दुबे जो कि पार्टी के प्रमुख नेता बताए जाते थे, बीकेटी में वर्चस्व था और कई बार वहां से चुनाव भी लड़े, लेकिन वो हार गए, कई बार हार भी चुके। तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ब्राह्मणों की वो अब कदर नहीं हो रही पार्टी में जो होनी चाहिए। तो इनको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने कल इस्तीफा दिया है बसपा को। और ये कहा जा रहा है कि अभी और लोग भी जो बसपा में शामिल है वो निकल सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पार्टियों से दूरियां बन रही हैं, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, इन बड़े दोनों पार्टियों से जो बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं वह कहीं ना कहीं रुख बदलना चाहते हैं बीजेपी की तरफ। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में है, तो विधान परिषद विधानसभा चुनाव हो चुका है, उसके रिजल्ट सबने देखे हैं कि क्या रिजल्ट हुए आया है। तो उसको देखते हुए आगे की ठीक है नितिन, यानी ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं योगी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। बताते चले कि फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील के कपिल नगर में शनिवार को समाजवादी पार्टी नेता के अवैध बारात घर यानी मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला है। साथ ही ये भी बता दें कि ये बारात घर सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमींदोज कर दिया है। दरअसल कायमगंज तहसील के कंपलनगर पंचायत क्षेत्र के पास पट्टी मदारी गांव के सरकारी तालाब पर अवैध रूप से कब्जा कर
कंपिल नगर पंचायत अध्यक्ष सपा नेता उदयपाल यादव ने यहां पर मैरिज हॉल बना दिया था और बीते साल 2018 में सपा नेता उदयपाल सिंह यादव को नोटिस देकर न्यायिक प्रक्रिया भी जारी की थी। कोर्ट ने सपा नेता उदय के इस मैरिज हॉल को सरकारी जमीन पर बना पाया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है और एक्शन में योगी सरकार का बुलडोजर इस मैरिज हॉल पर चला है। अवैध कब्जों पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 के बाद वो किसी से छुपा नहीं है और ऐसे में सपा नेता के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि अवैध जमीन पर ये मैरिज हॉल बना हुआ था, सरकारी जमीन थी, तालाब की जमीन थी जिस पर ये मैरिज हॉल बनाया गया था। उससे पहले नोटिस जारी कर इस बात के बारे में बताने की कोशिश भी की गई थी, न्यायिक प्रक्रिया की भी बात कही गई थी, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह का कोई रिएक्शन न मिलने के बाद इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। तो सपा नेता के मैरिज हॉल पर यह बुलडोजर चला है। एक बार फिर योगी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है अवैध कब्जे पर। बढ़ते आगे, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है। गमछे से पहचानिए लुटेरे कौन। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार हमलावर वो रहते हैं और राज्य में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उठाते हुए वो योगी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। इस बार उन्होंने भगवा रंग पर सवाल खड़ा करते हुए तंज किया है कि दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में एक चेन स्नैचिंग की घटना का वीडियो ट्वीट किया जिसमें अपराधी भगवा गमछे से अपना मुंह बांधे हुए हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि गमछे से पहचानिए चेन लुटेरे कौन है। यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है। जैसा कि पहले भी कई बार अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो पोस्ट करते हुए एक ट्वीट किया है कि गमछे से पहचानिए चेन लुटेरे कौन है। ये वारदात सामने आई है जहां पर चेन स्नैचिंग की घटनाएं आजकल बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह की घटना सामने आई, 2 बाइक सवार युवक आते हैं और एक महिला और उनके साथ शायद उनकी बेटी नजर आ रही है। इस वीडियो में उसके गले से चेन को खींच लिया जाता है। चेन स्नैचिंग की ये वारदात सामने आई है जिसका वीडियो ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से और लिखा कि गमछे से पहचानिए चेन लुटेरे कौन है। भगवा पर उन्होंने कटाक्ष किया। वहीं प्रसपा प्रमुख और सपा के टिकट से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बीजेपी में जाने के तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। इटावा पहुंचे शिवपाल ने कहा वो जल्द ही अपना संगठन तैयार करेंगे। इससे पहले उन्होंने जब अपनी पार्टी की सभी इकाइयों को भंग किया तो कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब उन्होंने अपना संगठन तैयार करने की बात कही है। शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जल्द वो अपना संगठन तैयार करेंगे। शुक्रवार को ही उन्होंने अपनी पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया था और इसके बाद ये चर्चा जोरों से चल रही है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव अब अगला राजनीतिक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि मीडिया के सवालों से बचते हुए उन्होंने इन दिनों गर्मी के चलते खेतों में आग लगने के मामलों में कार्यकर्ताओं से अपील की। कहा कि आप लोग किसानों की मदद करो और प्रशासन को जगाने का काम भी करो। नवीन मंडी स्थल पर गेहूं की आवक और किसानों को किए जा रहे उपज मूल्य भुगतान का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी कृषि उत्पादन मंडी समिति
सलारपुर पहुंचे। उन्होंने गेहूं की खरीद और बिक्री कर रहे विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां व्यापारियों ने बताया कि वर्तमान में गेहूं का औसत मूल्य 2015 से 2025 रुपए प्रति क्विंटल तक है और किसानों ने यह भी बताया कि यहां पर उन्हें उपज का नगद भुगतान मिल रहा है। डीएम ने व्यापारियों को किसी भी दशा में 2015 से कम मूल्य का भुगतान न करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने किसानों को बताया कि अगर उन्हें उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा तो अपनी उपज मंडी स्थल में खाद्य एवं रसद विभाग और भारतीय खाद्य निगम की तरफ से संचालित गेहूं क्रय केंद्रों पर करें। परेशानी होने पर सचिव, मंडी समिति, जिला खाद्य विपणन अधिकारी और अपर जिलाधिकारी से वो बता सकते हैं। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से एफएम न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं और सपा से सब अलग हो रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। सबको बहुत बधाई। कोई भी समाज के पास संगठन आवश्यक होता है, समाज संगठित है, लेकिन समाज भाजपा के 2024 में आपने कहा कि कायस्थों के साथ जुड़ जाएगा, जिस तरह से हमारे साथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सपा की रणनीति क्या है जिस तरह सपा वाले बताएंगे, समझ रणनीति बिल्कुल ऐसे सपा की रणनीति सपा वाले ही बता पाएंगे। अब देखने वाली बात यह होती है 2024 में क्या रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जिस तरह से कायस्थों का साथ उन्होंने बताया कि मेरे साथ है और आगे भी लोकसभा में रहेगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि लोकसभा चुनाव में किसका बहुमत रहता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं नितिन अवस्थी, एफएम। और कानपुर के गंगा कटरे इलाके में नींबू की पैदावार होती है, लेकिन बगीचों से नींबू चोरी होने से परेशान किसान अब दिन रात लठ लेकर पहरा दे रहे हैं। सेब, आम, खरबूजा, कीवी जैसे फलों ने भी नींबू के आगे घुटने टेक दिए हैं। हाल ये है कि पहली बार नींबू के लुटेरे पैदा हो गए हैं। नींबू को लुटेरों से बचाने के लिए किसान दिन रात नींबू के बगीचों में पहरा दे रहे हैं। दरअसल कम पैदावार होने की वजह से एक नींबू की कीमत 10 रुपए हो गई है, जबकि 1 किलो नींबू 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिसके बाद नींबू की लूट शुरू हो गई है। नींबू उगाने वाले लोगों का कहना है कि अब दिन रात रखवाली करनी पड़ रही है। ये पहली बार है कि नींबू लूटा जा रहा है। बगीचा मालिकों ने नींबू की रखवाली के लिए कर्मचारी रखे हैं। और यूपी के टॉप 10 बदमाश मुनीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को बिजनौर कोर्ट ने 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड से उन्हें दंडित किया। साथ ही उनके जो साथी हैं रयान, उन्हें भी 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है, जिसे लेकर कोर्ट परिसर में आज भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। इन दिनों सोनभद्र की जेल में वो बंद है और मुनीर उत्तर प्रदेश के स्तरीय बदमाशों में गिना जाता है। मुनीर पर दर्जनों लूट और हत्या के मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि 2 अप्रैल सन 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजिल अहमद अपनी भांजी की शादी समारोह से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार सहसपुर में पुलिस चौकी के पास पहुंची, तभी हत्या की योजना बनाए बैठे मुनीर और उसके साथी रयान ने गोलियां बरसा दी, जिसमें डिप्टी एसपी तंजिल अहमद के लगभग 9 गोलियां उन्हें लगी। कार सवार उनकी पत्नी की भी मौके पर मौत हो गई। और आपको बता दें कि डिप्टी एसपी तंजील की हत्या से उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक अलग ही तहलका मच गया था। हत्या के बाद फरार मुनीर को लगभग कई महीनों बाद बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें सालों बाद बिजनौर कोर्ट ने मुनीर और उसके साथी रयान को सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुनीर को 1 लाख का अर्थदंड और 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि मुनीर के साथी रयान को 50,000 का दंड, 5 साल की सजा सुनाई गई है। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि कोर्ट द्वारा मुनीर को सुनाई गई सजा के बाद अपराधियों में भय का माहौल है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।